पिछले 3 साल किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल रहे, किसी भी दुनिया भर के देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था, फिर पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध आकर सिर पर बैठ गया जो अभी तक चल रहा है, और इसी फरवरी में युद्ध को 1 साल हो जाएगा। 3 साल से ऐसी स्थितियां हैं जिससे पूरी तरह से उबर पाना हाल फिलहाल में किसी भी देश के लिए नामुमकिन सा रहा है। ब्रिटेन में तो 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने यह काम करके दिखा दिया कि वो कोरोना से भी रिकवर हुआ। देश उस रास्ते पर आ गया जहां से वो सुपर फास्ट स्पीड में रेस लगाकर सबसे आगे निकल जाए, और रूस यूक्रेन युद्ध के इंपैक्ट को भी लगातार मिनिमाइज किया है। और आज जो मैं पर्चा आपके सामने रख रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी और देश का भविष्य बताएगा, उस पर्चे में जो आंकड़े हैं वो आपको सुनने चाहिए। आपको जानना चाहिए कि देश आज कहां खड़ा है। सिर्फ इधर उधर की बातें होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका हमारा भविष्य क्या है। इसलिए आज भविष्य बताने वाले आंकड़े रखूंगा पर्चे खोलकर। लेकिन सुनिए पहले यह कि आज ही IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, दुनिया भर के देशों का लेटेस्ट ग्रोथ अनुमान बताया, और आज भी फिर से दुनिया में सबसे आगे कौन है? वो है भारत। अपना भारत, गर्व से कहिए, अपना भारत आज भी दुनिया में टॉप पर है। IMF का ग्रोथ अनुमान मतलब किस तेजी से कौन सी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, इसको लेकर अनुमान है। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने वाला हूं। आज जरा एकदम सोफा पे, कुर्सी पे बैठ जाइए और रिमोट को दूर फेंक दीजिए। भारत फिर से टॉप पर रहेगा। यह है हमारा और आपका भविष्य। 6.1% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में बढ़ेगी। इसके बाद चीन का नाम है कि चीन जो है वो 5.2% की दर से बढ़ेगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का हाल सुन लीजिए, ये माइनस में चलेंगे भाई लोग। ये जो हम पे राज करके गए बहुत साल, ये -0.6% पे चलेंगे। जापान, इसका हाल क्या होगा? ये 1.8% की दर से बढ़ेगा। रूस 0.3% की दर से बढ़ेगा। अमेरिका का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं। और अगर इसको आप 2024 के लिहाज से देखिएगा, ये तो आपको 2023 का बताया, ये 2023 का बताया। 2024 में भारत के लिए अनुमान है कि और बढ़कर 6.8% पे चला जाएगा। चीन गिर जाएगा, ये 4.5% पर आ जाएगा, ये अनुमान है। यूएस, अमेरिका के लिए अनुमान है कि ये 1% की दर से बढ़ेगा। ये जो माइनस में यूके चल रहा है, बहुत हाथ पैर मारेगा तो 0.9% पे प्लस में आ जाएगा। जापान गिर के आ जाएगा 0.9% पे, और रूस जो है वो थोड़ा रिकवर करके आ जाएगा 2.1% पर। ये 2024 का है। तो आज की डेट में भी 2023 में भी भारत टॉप पर, और 2024 में भी भारत टॉप पर रहेगा। और हमारे यहां लोग कहते हैं कि अरे भारत तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन बॉस, आप सोचिए कि जब दुनिया में किसी से नहीं संभल रहा, हमारे यहां संभल कैसे रहा है? इसलिए संभल रहा है कि हमने संभलना तब शुरू कर दिया था जब किसी को नहीं पता था कि कोरोना और युद्ध जैसी कोई चीज आने वाली है। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को सुधारने का काम तब शुरू किया था जब कोई उस पर बात भी नहीं कर रहा था, और ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स हुए कि आज उसका इंपैक्ट दिख रहा है। ये उस वक्त के कामों का असर है। और आज आपको थोड़ी और डिटेल में बताता हूं। ये तो IMF का डेटा होगा। बजट से पहले एक आर्थिक सर्वे आता है। उस आर्थिक सर्वे का नाम सुनते लोगों के कान में जो है घन 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 होने लगता है। ये कहां समझ में आएगा, अपने बस की बात नहीं। बॉस, पाठशाला किस लिए, मैं किस लिए हूं? आराम से बैठिए, आज आपको आर्थिक सर्वे समझाऊंगा। क्योंकि आर्थिक सर्वे जो है वो मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप फेल होंगे। वो पुरानी बात हो गया। वो माट साहब बैठे हैं जो आपको मैथ्स में पास कराएंगे, और तब, क्योंकि देश तभी पास होगा जब आप जानेंगे कि देश की हालत क्या है। यह आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का सबसे सटीक दस्तावेज होता है। इसी से पता चलता है कि कोई देश आर्थिक तौर पर कितना मजबूत या कमजोर है, और उस देश की चुनौतियां क्या हैं। बजट से पहले भारत के आर्थिक सर्वे में जो बड़ी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बातें पहले आपको बताता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के पहले के ग्रोथ के लेवल पर पहुंच गई है। पहला बड़ा पॉइंट तो यह है, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उसे लगभग फिर से पा लिया है। मतलब भारत की हालत इस वक्त उस भाई जैसी है जिसने मान लीजिए सब डूब गया हो, लेकिन अब सब रिकवर कर लिया है।
महामारी और यूरोप में जारी अशांति के बावजूद 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था फलने और फूलने जा रही है, यह इस सर्वे में लिखा है। महामारी के बाद भारत का कमबैक तेज था। ठोस घरेलू मांग के बढ़ने से यह हुआ। पूंजी निवेश में तेजी आई। मतलब ये जो कोरोना आया, ये जो युद्ध आया, इसको अगर क्रिकेट, चूंकि हमारे यहाँ क्रिकेट बड़ा प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट के लिहाज से समझिए तो ये ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे ये कोरोना और युद्ध कि सबके विकेट गिरे जा रहे थे। तो भारतीय टीम भी खेली, कंडीशंस ऐसी थी कि हमारे भी शुरुआत में 2-4 विकेट गिर गए, लेकिन भारतीय टीम ने रिकवर करके, भारत ने रिकवर करके 400 ठोक दिया और बाकी कोई देश रिकवर नहीं कर पा रहा। सब जो है वो 100 के अंदर खेल रहे हैं। ये हालत है आज। ऐसे समझिए इसको। लेबर मार्केट ने अच्छा रिकवर कर लिया है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है और प्री कोविड लेवल पर आ गया है। भाई लेबर की जरूरत तभी पड़ेगी ना जब काम होगा, जब निर्माण करेंगे आप, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, दूसरी चीजें होंगी, तभी तो लेबर की जरूरत पड़ती है। तो लेबर मार्केट सुधर रहा है, मतलब देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां यह नैरेटिव चलाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी और इतने ग्लोबल चैलेंज के बावजूद अगर भारत फिर से तेजी से बढ़ रहा है तो यह कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पाए। भारत कैसे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में कैसे पहुंच गया है, आज जरा इसके कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि आपके अपने देश की मौजूदा स्थिति क्या है। इसको सुनिए और समझिए। ईपीएफ, इसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब आपके अकाउंट में जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आता है, पीएफ का पैसा आता है, ये हर महीने 2019-20 में ये हर महीने 6.5 लाख लोग जो है वो इसमें जुड़ रहे थे। हर महीने 6.5 लाख प्रति महीने। और 2022-23 में जो लोग ईपीएफ के अकाउंट जिनके खुले, जो लोग इसमें जुड़े हैं, वो आज की डेट में डबल हो गया है, 13 लाख पर पहुंच गया है। हर महीने 13 लाख अकाउंट खुल रहे हैं प्रोविडेंट फंड के। तो बॉस जिसकी नौकरी लग रही होगी उसी की कंपनी ना उसका पीएफ का अकाउंट खोलेगी। तो नौकरी, एक तरह से जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, मौके मिलने की स्थिति है, पीएफ अकाउंट कह रहा है कि हर महीने 13 लाख खुल रहा है, यानी डबल तेजी आई है उसमें। अब आते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर, ऐसा नहीं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, बहुत दुनिया जूझ रही है, हम भी जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। 2019 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 8.3% पे थी, 8.3%। 2022 में कोरोना के संकट काल और युद्ध के बीच यह घटकर 7.2% पर आ गई है, यानी बेरोजगारी दर में कमी आई है। एक और शुभ संकेत है कि भारत का भविष्य बेहतर दिख रहा है। अब आपको दिखाता हूं एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्या होता है? छोटे और लघु उद्योग, जो मंझौले उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उसको कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। इसका जीएसटी कलेक्शन क्या कह रहा है? भाई अगर एमएसएमई, मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, किसी का मंझौला बिजनेस है, मीडियम स्तर का, वो बिजनेस डूब गया, वो क्या करेगा? वो टैक्स भर सकता है? नहीं भर सकता। वो कहेगा भाई मेरा पॉकेट खाली, मैं कहां से टैक्स भरूंगा? तो अगर एमएसएमई का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर रिकवर कर रहा होगा। 2019 में ये एमएसएमई सेक्टर का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 4.5 लाख करोड़। और 2022 में ये कितना हो गया? 5.5 लाख करोड़। मतलब कोरोना के पहले जो हालात थे उससे भी बेहतर स्थिति में आज की डेट में एमएसएमई सेक्टर चला गया है। जीएसटी कलेक्शन जंप कर गया। अरे कोई कमाएगा तभी ना टैक्स भरेगा बॉस, जिसकी कमाई नहीं होगी वो टैक्स कैसे भरेगा? और अगर एमएसएमई सेक्टर में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश का जो एक तरीके से कहिए मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, वो अच्छा एक तरीके से रिकवर कर रहा है। परफेक्ट नहीं है बॉस, लेकिन दुनिया के हालात में ये परफेक्ट से भी कम नहीं लगता। अब आपको बताता हूं स्टील प्रोडक्शन, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें आपको स्टील की जरूरत पड़ती है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें स्टील का बड़ा योगदान है। तो 2019-20 में ये 75 मिलियन टन था इसका प्रोडक्शन, और
23-24 के लिए इसका अनुमान है कि यह करीब करीब 90 मिलियन टन पे चला जाएगा। तो अगर स्टील का उत्पादन बढ़ रहा है तो तभी ना बढ़ेगा जब उसकी खपत होगी बॉस। बिना खपत के कोई निर्माण कर रहा होगा। तो स्टील भी बन रहा है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रिकवर कर रहा है। अब आपको बताता हूं कोयला प्रोडक्शन। देश में कोयले की जरूरत आज भी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा तो बिजली उत्पादन के लिए भी है। अब ये प्री कोविड लेवल में जितना हम कोयला निकाल रहे थे, प्री कोविड लेवल से 21% ज्यादा हो गया है, यानी प्लस में चला गया। जितना प्री कोविड में हम कोयला प्रोडक्शन कर रहे थे उससे 21% ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब लोगों तक, घरों तक बिजली पहुंच रही है। दूसरे उद्योग धंधे जहां कोयले का इस्तेमाल होता है उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बीच में बड़ा माहौल बनाया गया कि कोयला ही खत्म हो जाएगा, बिजली नहीं मिलेगी आपको। अब कोयले जैसा मुंह काला हो गया ऐसा बोलने वालों का। कोविड के दौरान हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए। तो टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे चलती, वो खत्म हो गई थी एकदम, लोग घरों में बंद थे। तो अब उसमें क्या चेंज आया है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश रिकवर कर रहा है नहीं कर रहा है। उस पर्चे में नरेंद्र मोदी और देश के लिए क्या लिखा है। कोविड से पहले एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट था 60% से प्लस। कोविड में यह घटकर 20% से भी कम पर आ गया। मतलब 100 अगर होटल थे तो 20 होटल बुक हो रहे थे, 80 खाली जा रहे थे। कोविड के पहले 60 बुक होते थे, 40 खाली जाते थे। अब नवंबर 2022 तक एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट 70% पे चला गया। मतलब 100 होटल हैं तो उसमें से 70 बुक चल रहे हैं, फुल चल रहे हैं। यानी कोविड से पहले जो हालात थे उससे भी बेहतर। अच्छा, होटल कैसे बुक होंगे? लोगों के पास पैसा होगा घूमने का तभी ना होगा बॉस। पैसा नहीं है, लोग जाके कह रहे हैं हम होटल में रुकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग घूमने निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास पैसा आ रहा है। और पैसा आ रहा है ये तभी आएगा जब नौकरी होगी, रोजगार होगा। तो यानी अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। कोविड की वजह से एविएशन सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एविएशन मतलब हवाई जहाज जो उड़ता था। और भाई जब घर में बैठे हवाई जहाज कौन उड़ाएगा? पायलट के हवा में लेके ऐसे घूमता रहेगा कि कोई है आओ नोएडा करके बैठा लेगा, नहीं हो सकता था। तो वो सब बैठे हुए थे। लेकिन अब ये एविएशन सेक्टर भी रिकवरी मोड में। एक और गुड न्यूज सुनिए। दिसंबर 2022 में हवाई सफर करने वाले कुल पैसेंजर 1.5 करोड़ थे। यह आंकड़ा अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के औसत 11 महीने से 6.4% ज्यादा है। यानी करीब 6.5% ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। नवंबर 2022 में एयर कार्गो से कुल 2.5 लाख टन सामान ले जाया गया, जो प्री कोविड लेवल का 89% है। मतलब जब दुनिया बाप कर रही है, उनसे संभाले नहीं संभल रहा, इंडिया कोविड के पहले वाले सामान्य हालत से भी बेहतर स्थिति में जाता दिख रहा है। अब आप सोचिए क्यों आईएमएफ कह रहा है कि भाई हम तो है, हमको लगता है इंडिया जैसा कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या हालत है, आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक मोहल्ले में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 20 बच्चे रहते थे। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। सिर्फ एक ही बच्चा है जिसका उसके लाइट जाने के बाद भी अगले दिन एग्जाम में नंबर आ रहा है, और वो बच्चा है इंडिया। बाकी सबको लिखे नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी तैयारी वैसी नहीं थी। इंडिया जब तैयारी कर रहा था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि घर में बैठ के पढ़ता रहता, खेलने नहीं जाता है। आज देखिए वही इंडिया रात भर लाइट नहीं रही, पढ़ाई नहीं हो पाई, बावजूद उसके टॉप कर रहा है। यह है अपना इंडिया बॉस। भारत के सामने महंगाई का एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है महंगाई खत्म हो गई, लेकिन भारत को महंगाई भी उस लेवल पर परेशान नहीं करेगी जैसी दुनिया को कर रही है। जिस लेवल पर रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी दुनिया परेशान है, वो इंडिया का हाल ना तो है और ना होगा। अब आप सुनिए महंगाई को लेकर क्या कहता है यह पर्चा। सारी भविष्यवाणी आज ही हो रही है। महंगाई 2023 के लिए अनुमान है कि महंगाई दर 6.8% पे जा सकता है। 6.8%, यानी 7% से नीचे। जब ये कोई कोरोना काल नहीं था, जब ये कोई युद्ध नहीं था, तब भी यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में जाता था, 10%, 11%। आज दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई है। पाकिस्तान में तो 25% है बॉस। हमारे यहां 7% से कम रहेगा 2023 में। और सुनिए, अब गुड न्यूज सुनाता हूं। 2024 की
पहली तिमाही में यह महंगाई दर कितनी हो जाएगी आपको पता है? अब इसकी भविष्यवाणी सुनिए, 5% हो जाएगी घट के 6.8% से 5%। फिर कहा जा रहा है दूसरी तिमाही में 5.4%। कोशिश यही है कि मतलब महंगाई दर को 6% से नीचे रखा जाए। अभी भी यही हालात हैं और बेहतर स्थिति में इंडिया दिख रहा है कि इंडिया में महंगाई भी दुनिया के मुकाबले कंट्रोल रहेगी। अच्छा, आपको लग रहा है अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 6.8 और 5% क्या बहुत अच्छी चीज नहीं, और कम होनी चाहिए। तो बॉस इंडिया का हाल क्या आपको बताया? इंडिया का क्या बताया कि हम 6% से नीचे रहेंगे या इतना रखने का अनुमान है, 6.8 से 5% के बीच में। यूके महंगाई देखिए। अब आप जब तक दुनिया को नहीं देखिएगा आपको समझ ही में नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं जिनके यहां बिजली गई और वो फेल हो रहे हैं। यूके में महंगाई दर 10% बॉस। रूस में महंगाई दर 10% बॉस। यूएस में, अमेरिका में 8.5% की महंगाई दर चल रही है बॉस। और ये वो देश है जहां 1-2% की महंगाई दर रहती थी, 8-8, 10% चल रहा है। जर्मनी में देखिए 7.5% बॉस। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इंडिया के सामने कोई नहीं है। इटली में, इससे तो बहुत सारे हमारे देश के नेता जुड़े हुए, राहुल गांधी इटली जाते रहते हैं। वो जाएंगे तो आपको लौट के बताएंगे कि बॉस इटली में पिज्जा ज्यादा महंगा मिल रहा है, यहां खान मार्केट में सस्ता मिलता है। कनाडा में 7.6% है महंगाई दर। अब आप बताइए कोई है टक्कर में? है कोई? आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत में महंगाई दर भले ही टारगेट के ऊपर है, लेकिन यह महंगाई दर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो निजी खपत को रोक दे। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की विकास दर, उसको लेकर भी बातें कही गई कि भारत किस तरह से ग्रो करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। अप्रैल 2022 से 2023 यानी चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। अलग अलग एजेंसीज ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें, वो कह रहे हैं 7.3% रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है भारत 7% पे रहेगा। मूडी कह रहा है 7%। फिच कह रहा है 7% भारत की विकास दर रहेगी। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 7%। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.9%। आरबीआई कह रहा है 6.8%। आईएमएफ कह रहा है 6.8%। एवरेज ग्रोथ 6.9%। यानी मैथ्स के टीचर से पूछिए, साइंस के टीचर से पूछिए, संस्कृत के टीचर से पूछिए, हिंदी के टीचर से पूछिए, सब यही कह रहे हैं कि टॉप करेगा तो अपना इंडिया करेगा। ये सबको टीचर मान ना लीजिए बॉस, उदाहरण ना दे रहा हूं। ये सारे टीचर क्लास में कह रहे हैं कि टॉप तो अपना इंडिया ही करेगा। और जिनको अभी भी इंडिया में ये सारे हालात देखकर खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक व्यक्ति विशेष का विरोध भरा हुआ है, उन्हें पड़ोस का हाल देखना चाहिए। जैसे मोहल्ले में नहीं होता है मिश्रा जी का लड़का क्या कर रहा है, शुक्ला जी का क्या कर रहा है, उस्मान भाई का क्या कर रहा है, पीटर भाई का क्या कर रहा है, पांडे जी की लड़की क्या कर रही है, सब बच्चे एक ही साथ में पढ़ते हैं, तो देखें जरा उनका क्या हाल है। तो पड़ोसी जो इमीडिएट पड़ोसी हैं हमारे, उनको देखते हैं। एक है श्रीलंका, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। ये लोग क्या कर रहे हैं बॉस? जब हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, चमचमा रहा है तारे की तरह, सूरज की तरह। अच्छा, तारे की बात कर रहा हूं तो आज बताऊंगा कि तारे गायब कर देने वाली लाइट कौन सी होती है, वो भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर। लेकिन भारत तो सूरज वाला तारा है, तो भारत चमक रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे पड़ोसी, वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं। हमारे लिए आईएमएफ कह रहा है कि ये तो चीता है भाई, वहां जो है उनको नाक रगड़नी पड़ रही है अपना देश चलाने के लिए कि किसी तरह से लोन मिल जाए। दक्षिण एशिया के इन 3 देशों में बांग्लादेश को सबसे पहले आईएमएफ का लोन मिल गया है। बांग्लादेश को आईएमएफ ने $4.7 अरब का लोन अप्रूव कर दिया है। इस लोन में करीब $48 करोड़ की रकम बांग्लादेश को तुरंत रिलीज हो गई। आईएमएफ के लोन से बांग्लादेश को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वहां विदेशी मुद्रा भंडार $46 अरब से घटकर $34 अरब तक गिर गया है। वहां की करेंसी टका की वैल्यू पिछले साल मई से अब तक 25% गिर चुकी है। आईएमएफ का लोन लेने के लिए बांग्लादेश ने टैक्स बढ़ाने और बैंकिंग सेक्टर में बैड लोन को कम करने की शर्तें मानी है। इसी के तहत बांग्लादेश इसी महीने 2 बार तेल और बिजली के दाम बढ़ा चुका है। यह है बांग्लादेश का हाल बॉस।
कि किसी तरह से कर्जा मिल जाए, इसलिए बांग्लादेश अपने ही लोगों के बिजली के दाम बढ़ा रहा है, तेल के दाम बढ़ा रहा है। अब सुनिए, बांग्लादेश का हाल तो सुन लिया, उसकी अर्थव्यवस्था तो पाकिस्तान और श्रीलंका से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल क्या है सुनिए। आईएमएफ से लोन की फाइनल अप्रूवल ही नहीं मिल रही है इन लोगों को। आज आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई है, जो लोन अप्रूव करने से पहले बातचीत करेगी कि देखें जरा ये लोग लौटाएंगे कि नहीं, ठीक से रखेंगे कि नहीं। लोन अप्रूव करने के लिए आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रखी थी। देखिए मीटिंग चल रहा है, लोन देने के लिए मीटिंग चल रही है। जो शर्तें पाकिस्तान को पूरी करनी है तभी आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन मिल पाएगा। जैसे पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ से $6 बिलियन का लोन लेने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने आईएमएफ से ये लोन बढ़वाकर $7 बिलियन का करा लिया कि बॉस 6 क्या दोगे, 7 दे दो। इस लोन एग्रीमेंट का 8 बार आईएमएफ रिव्यू कर चुका है। अरे तुमको 7 दे दे, तुम पहले 1 तो लौटाओ, तुम लौटाते तो हो नहीं, तो 8 बार रिव्यू किया और लोन की रकम रिलीज कर दी। लेकिन 9वां रिव्यू पिछले 4 महीने से अटका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब थी। अगर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के उठाए गए कदमों से संतुष्ट होगी तो $1.2 अरब का लोन दे देगी और इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर मात्र $3.5 अरब के आसपास है, जिससे पाकिस्तान का 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भी कवर नहीं होगा, मतलब सामान ही नहीं खरीद पाएगा बाहर से। पाकिस्तान को अपना उधार चुकाने और दिवालिया होने से बचने के लिए अगले 5 महीने में $8 से $9 बिलियन चाहिए और उसके पास अभी है $3 बिलियन। उम्मीद है कि आईएमएफ से $1.2 बिलियन मिलेंगे, फिर सऊदी अरब, चीन, यूएई ये लोग भी तो कुछ भीग देंगे, तो वहां से $5 बिलियन का भरोसा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या करते हैं पता है? सुबह उठ के पर्चा चेक करते हैं, अच्छा अभी इतना है, इतना चीन से लोन मिलेगा, इतना आईएमएफ से लोन मिलेगा। तो जैसे नहीं होता है जो लोग लोन लेके राशन लाते हैं कि इससे जो है परचून की दुकान का भर देंगे बिल, इससे बिजली बिल भर देंगे, अरे फिर जो पानी का बिल जाता है वो क्या होगा। मतलब उधारी से घर चला रहे हैं ये लोग। और एक तरफ इंडिया है जो बंगले में है बॉस, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि अरे बंगले में छत के ऊपर जो कोने में पैच है वहां बारिश हुई थी तो इतना सा पानी कैसे जम गया। कुछ लोग इसी पे रोए जा रहे हैं और दूसरों का घर कर्जे में चल रहा है। यह तब मिलेगी रकम पाकिस्तान को जब आईएमएफ से पाकिस्तान की बातचीत सफल हो जाएगी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका को भी आईएमएफ से लोन चाहिए। ये देख रहे सारे पड़ोसी का हमारा हाल, बांग्लादेश बताया, पाकिस्तान बताया, अब श्रीलंका सुनिए, जिसके कई महीनों से बातचीत कर रहा है श्रीलंका। श्रीलंका को आईएमएफ से लोन का भरोसा मिल गया है, क्योंकि आईएमएफ के साथ श्रीलंका की डील को भारत ने सपोर्ट कर दिया। हम सपोर्ट कर रहे हैं तब उसको लोन मिल रहा है। श्रीलंका को आईएमएफ से लोन लेने के लिए भारत, चीन, जापान का बैकअप चाहिए था, क्योंकि इन 3 देशों का ही श्रीलंका सबसे ज्यादा कर्जदार है। इसमें भारत पहला ऐसा देश है जिसने आईएमएफ को कहा कि श्रीलंका के लिए $2.9 बिलियन के बेल आउट पैकेज को बिना कोई और अतिरिक्त शर्त के भारत सपोर्ट करता है। भाई आईएमएफ कह रहा था कि तुम्हारे पास तो पहले ही भारत का, चीन का, जापान का, इन लोग का कर्जा है, तुम इनका नहीं चुका पा रहे, हमारा कैसे चुकाओगे। तो भारत ने कह दिया कि आप दीजिए ना लोन बॉस, हम इस पर कोई और शर्त वर्त नहीं लगाएंगे, हम अपना देख लेंगे, आप इनको लोन दीजिए। ये है भारत, खुद चमक रहा है लेकिन दूसरे को डूबने भी नहीं दे रहा, उसको भी बचा रहा है श्रीलंका को। इस डील में श्रीलंका को लोन के रीपेमेंट के लिए 10 साल का डेट मोरेटोरियम और 15 साल का रीस्ट्रक्चरिंग पीरियड मिल रहा है, जिससे श्रीलंका अपना कर्ज आसानी से चुका सके। अच्छा, चीन अड़ंगा लगा रहा था, उसके चाइनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने श्रीलंका को कह दिया कि वो लोन के रीपेमेंट के लिए 10 साल का डेट मोरेटोरियम नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 2 साल ही देगा। श्रीलंका पर चीन की कंपनियों का करीब $7 बिलियन का लोन है, लेकिन श्रीलंका के बेल आउट पैकेज को भारत के समर्थन के बाद चीन दबाव में आ गया। श्रीलंका का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है ना, उसको लगा कि अरे यार ये तो इंडिया मदद कर रहा है, हम इस वक्त पैसा मांगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कह दिया कि वो श्रीलंका के लिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को समर्थन करता है। मतलब इंडिया के आगे चीन को भी मजबूर होना पड़ा श्रीलंका की मदद करने के लिए। यह है अपना भारत बॉस। तो यह है उस पर्चे में, आर्थिक सर्वे का पर्चा, जिसको खोलिए तो भारत का सुनहरा भविष्य दिखता है।